हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एल्कोहल और एसिटिक अम्ल के निर्माण की विभिन्न विधियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के बहुलकों और उनके उपयोगों को देखेंगे। अंत में हम देखेंगे कि साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं और उनके सूत्र और निर्माण की विधि क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्कोहल एक प्रकार का सरल यौगिक होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो जब किसी एल्केन समूह में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है एल्किल समूह। अगर इस एल्किल समूह या फिर एल्केन समूह में एक हाइड्रोजन परमाणुओं को एक हाइड्रोक्सिल परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है तो उससे एल्कोहल का निर्माण होता है। अगर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोक्सिल परमाणु के द्वारा की जाएगी तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। अगर दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हाइड्रोक्सिल परमाणु के द्वारा की जाएगी तो उसे डायहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण हैं मेथेनॉल और एथेनॉल, जबकि डायहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण हैं ग्लाइकॉल। यहाँ पर जो OH है वह अभिक्रियात्मक समूह होता है, अर्थात एल्कोहल की पहचान क्रियात्मक समूह के माध्यम से की जाती है। तो प्रत्येक एल्कोहल जो होता है उसमें अभिक्रियात्मक समूह OH का होना अत्यंत आवश्यक है और उसी के आधार पर एल्कोहल की पहचान की जाती है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र आप देख सकते हैं CnH2n+1 यहाँ पर अगर हम n के स्थान पर 1 रखते हैं या फिर n के स्थान पर 2 रखते हैं, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला हम पढ़ते हैं किण्वन विधि क्या होती है। तो किण्वन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है और यह परिवर्तन की प्रक्रिया ईस्ट के माध्यम से होती है। ईस्ट एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसके माध्यम से किण्वन की प्रक्रिया को संचालित की जाती है और यह संपूर्ण प्रक्रिया मंद गति से होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है, इसे हमें याद रखना है कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की क्रिया को किण्वन कहा जाता है। जो ईस्ट की प्रक्रिया में एंजाइम का उपयोग किया जाता है वह होता है इन्वर्टेज या फिर होता है जाइमेज। यहाँ पर किण्वन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि दही के जमने की प्रक्रिया किण्वन के माध्यम से होती है, शराब या सिरका का निर्माण या फिर आटे का खट्टा होना। अगर हम आटे को पानी में भिगो कर रख देते हैं तो वह खट्टा हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया किण्वन के कारण होती है और इसमें एंजाइम के माध्यम से यह प्रक्रिया संचालित होती है। तो इस उदाहरण को हमें याद रखना है, दही का जमना, शराब या सिरका का निर्माण या फिर आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। अगला हम पढ़ते हैं सीरे से एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो सीरा क्या होती है? जो शक्कर उद्योग होते हैं वहाँ पर जो गन्ना होती है, अगर हम उसमें शक्कर के क्रिस्टल को पृथक कर लेते हैं तो उसके पश्चात जो बचा हुआ पीले रंग का द्रव होता है उसे सीरा कहा जाता है और इसी सिरे से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है। सबसे पहले जो हमें उद्योग से सीरा प्राप्त होता है उसे तनुकरण किया जाता है। तनुकरण की प्रक्रिया में उसमें सबसे पहले हम जल मिलाते हैं। जल मिलाने के पश्चात उसमें कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अमोनियम सल्फेट लवण ईस्ट के भोजन के रूप में कार्य करती है। उसके पश्चात विलयन में थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से जो ईस्ट होता है उसकी वृद्धि में यह सहायता करता है। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है। सबसे पहले सिरे का तनुकरण किया जाता है, उसके पश्चात उसमें थोड़ी मात्रा में अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं जो कि ईस्ट के वृद्धि में सहायक होता है और साथ ही वह भोजन के रूप में उपयोगी होता है और उसमें कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। इस प्रकार जो सीरा होता है उससे एथेनॉल का निर्माण होता है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जो एथिल अल्कोहल होती है उसके वाष्प को जब हम गर्म तांबे के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो एथिल अल्कोहल होती है वह गर्म तांबे से क्रिया करके एसिटेल्डिहाइड बनाती है। एसिटेल्डिहाइड बनने के पश्चात उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और इसी प्रक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें याद रखना है कि जब एथिल अल्कोहल को गर्म तांबे में प्रवाहित करते हैं तो उससे एसिटेल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। यह प्रक्रिया विहाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल प्राप्त करने की शीघ्र सिरका विधि। यह एसिटिक अम्ल निर्माण की एक विधि होती है
जिसमें सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक प्रकार के बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वनीकृत करते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया। माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के द्वारा किण्वनीकरण की प्रक्रिया होती है और उससे तनु एसिटिक अम्ल सिरका प्राप्त होता है। तो इस प्रकार किण्वनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र सिरका विधि में एसिटिक अम्ल अर्थात सिरका का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3COOH, इसे सिरका कहा जाता है और इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के निर्माण की एक अन्य विधि होती है जिसमें प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया जाता है। प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए एथिल अल्कोहल ही कच्चे उत्पाद के रूप में उपयोग होता है और उसे जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। इस रासायनिक अभिक्रिया में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसमें थोड़ी मात्रा में मिलाने पर जो एथिल अल्कोहल होती है वह एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार हमें उत्पाद के रूप में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इस अभिक्रिया में किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं एस्टर के बारे में। एस्टर क्या होती है? जिस कार्बनिक यौगिक में COOR अभिक्रियात्मक मूलक होता है उसे एस्टर कहा जाता है। इस अभिक्रियात्मक मूलक को हमें याद रखना कि जिस रासायनिक यौगिक में COOR अभिक्रियात्मक समूह होगा वह एस्टर होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOR। यहाँ पर CnH2n+1 जो होती है वह एल्केन होता है और उसमें अभिक्रियात्मक समूह अगर COOR उपस्थित हो तो वह एस्टर का निर्माण करता है। यहाँ पर कुछ एस्टर के उदाहरण आप देख सकते हैं। मिथाइल फॉर्मेट और मिथाइल एसीटेट, ये सभी एस्टर के उदाहरण हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं एथिल अल्कोहल से एस्टर निर्माण की विधि। तो एथिल अल्कोहल से एस्टर निर्माण के लिए सबसे पहले एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होती है और एस्टर के रूप में हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल को अगर हम एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में एस्टर प्राप्त होता है, जो कि एस्टर के रूप में इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट प्राप्त होती है। अगला हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होती है। तो जिस कार्बनिक समूह में COOH अभिक्रियात्मक समूह होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। अभिक्रियात्मक समूह को हमें याद रखना है कि एस्टर में COOR होता है, एल्कोहल में OH होता है, जबकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में अभिक्रियात्मक समूह COOH होता है। इसका सामान्य सूत्र हमें याद रखना है, जब H के स्थान पर COOH प्रतिस्थापित होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ये सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल के उदाहरण हैं। अगर हम यहाँ पर N के स्थान पर 1 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक अम्ल। अगर हम N के स्थान पर 2 रख देंगे तो यहाँ पर जो कार्बन परमाणु होगी उसकी संख्या 3 हो जाएगी और वह ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण करेगा। यहाँ पर आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। फार्मिक अम्ल जो कि एक प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। अगला है एसिटिक अम्ल जिसे सिरका कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो इसे हमें याद रखना है कि एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है और उसका फार्मूला CH3COOH होता है, जबकि जो फार्मिक अम्ल होती है वह होती है HCOOH। अगला हम पढ़ते हैं बहुलक। बहुलक सरल अणुओं से मिलकर बना हुआ बड़े अणु युक्त यौगिक होता है और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं और इसमें जो उत्पाद प्राप्त होती है उसे बहुलक कहते हैं। अर्थात जो सरल अणु होते हैं अगर हम उसे आपस में मिलाकर बड़े अणु से युक्त यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही बहुलक कहा जाता है। बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक और दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक। वैसे बहुलक जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं प्राकृतिक स्रोतों से उसे कहा जाता है प्राकृतिक बहुलक, और संश्लेषित या फिर कृत्रिम बहुलक जो कि मानव द्वारा निर्मित की जाती है, मानव द्वारा उसका संश्लेषण किया जाता है तो उसे कृत्रिम या फिर संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें याद रखना है कि प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सभी प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। जबकि कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, एथिलीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, रबर आदि। इसके अतिरिक्त अन्य भी कृत्रिम और संश्लेषित बहुलक होते हैं। जबकि प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है कि कौन से प्राकृतिक बहुलक हैं और कौन से संश्लेषित या फिर कृत्रिम बहुलक हैं। अगला हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं।
उसके पश्चात हम पॉलीथीन और टेफ्लॉन के निर्माण की विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, उसमें एकलक के रूप में वाइनिल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। परीक्षा में हमें पूछा जाता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होता है, तो वह होता है वाइनिल क्लोराइड। जब वाइनिल क्लोराइड को बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में अक्रिय विलायक में लेकर गर्म करते हैं तो हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग कहाँ पर होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग मोटर या फिर साइकिल के मड गार्ड के रूप में उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त रेनकोट या फिर खिलौने के निर्माण में पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो इसके उपयोग को भी हमें याद रखना है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग मड गार्ड के निर्माण में की जाती है या फिर रेनकोट या फिर खिलौने के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है, अर्थात अगर हम एथिलीन का बहुलीकरण करेंगे तो हमें पॉलीएथिलीन प्राप्त होगा। तो पॉलीएथिलीन का एकलक एथिलीन होता है जिसके बहुलीकरण से पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है। उसके पश्चात जो टेफ्लॉन होती है वह टेट्राफ्लोरो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। जब टेट्राफ्लोरो एथिलीन को अमोनियम परसल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें टेफ्लॉन प्राप्त होती है। तो टेफ्लॉन का एकलक टेट्राफ्लोरो एथिलीन होता है। यहाँ पर आप समीकरण देख सकते हैं, जब टेट्राफ्लोरो एथिलीन को अमोनियम परमैंगनेट की उपस्थिति में बहुलीकरण करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में टेफ्लॉन प्राप्त होती है। अगर हम टेफ्लॉन के उपयोग की बात करें तो टेफ्लॉन का उपयोग विद्युतरोधी उपकरण बनाने में और अचिपचिपा बर्तन बनाने के लिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त जो सांद्र अम्ल होते हैं उसे रखने के लिए जो पात्र होती है उसके निर्माण में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अचिपचिपा बर्तन बनाने के लिए किस बहुलक की कोटिंग की जाती है, तो टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। साथ ही विद्युतरोधी उपकरण के निर्माण में टेफ्लॉन बहुलक का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात हम अगला पढ़ते हैं साबुन के बारे में। साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। अगर हम सोडियम लवण का उपयोग करते हैं तो हमें कठोर साबुन प्राप्त होता है जिसका उपयोग कपड़े धोने में की जाती है, और अगर हम साबुन के निर्माण में पोटेशियम लवण का उपयोग करते हैं तो हमें मृदु साबुन प्राप्त होता है जिसका उपयोग नहाने में किया जाता है। तो इस अंतर को हमें याद रखना है कि अगर साबुन के निर्माण के समय सोडियम लवण का उपयोग किया जाएगा तो उससे कठोर साबुन प्राप्त होंगी, और कठोर साबुन का उपयोग कपड़ा धोने में की जाती है, जबकि पोटेशियम लवण जो कि नरम साबुन का निर्माण करेगा, मृदु साबुन, और उसका उपयोग स्नान में किया जाता है। उच्च वसा अम्ल के रूप में स्टीयरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है या फिर एलेइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जब उच्च वसा अम्ल को सोडियम या पोटेशियम लवण से क्रिया कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च वसा अम्ल स्टीयरिक अम्ल, अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात सोडियम लवण से क्रिया कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, और इसके अतिरिक्त हमें साबुन के रूप में उत्पाद प्राप्त होता है। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, RCOONA, जिसे साबुन कहा जाता है। यहाँ पर R का तात्पर्य होता है एल्किल समूह, जिसमें CH3COONA यह साबुन का फार्मूला होता है। परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है कि साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होती है, तो हमें याद रखना है कि CH3COONA यह साबुन का फार्मूला होता है। इसके अतिरिक्त अगर C2H5COONA भी हो तो वह भी साबुन होता है। साबुन में दो अणु समूह होते हैं। पहला समूह होता है वसा स्नेही समूह और दूसरा समूह होता है जल स्नेही समूह। जो वसा स्नेही समूह होता है वह अध्रुवीय घटक होता है, अर्थात यह जल को प्रतिकर्षित करता है। जो वसा स्नेही समूह होता है वह साबुन के एल्किल समूह के हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है और यह जल को प्रतिकर्षित करता है, एक प्रकार का अध्रुवीय घटक होता है। इसमें जो दूसरा अणु समूह होता है वह जल स्नेही समूह होता है और यह एक प्रकार का ध्रुवीय घटक होता है और यह जल को आकर्षित करता है। तो इसके अंतर को हमें याद रखना है कि वसा स्नेही समूह जल को प्रतिकर्षित करता है, जबकि जल स्नेही समूह जल को आकर्षित करता है। और जल स्नेही समूह ध्रुवीय घटक होता है, जबकि वसा स्नेही समूह अध्रुवीय घटक होता है। और इन दोनों के माध्यम से मिशेल संरचना का निर्माण होता है। मिशेल संरचना कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें जो जल स्नेही समूह होता है वह बाहर की ओर उपस्थित होता है, जबकि वसा स्नेही समूह अंदर की ओर उपस्थित होता है। यह संरचना होती है वह वसा स्नेही समूह होता है जो कि केंद्र की ओर होती है, जबकि जो बाहर में स्थित होता है वह जल स्नेही समूह होता है और यह जल को आकर्षित करता है। हमने अभी पढ़ा कि मृदु साबुन या फिर कठोर साबुन क्या होती है। जब हम साबुन निर्माण की प्रक्रिया में कास्टिक पोटाश या फिर पोटेशियम
लवण का उपयोग करते हैं तो उससे हमें मृदु साबुन प्राप्त होता है और यह मृदु साबुन नहाने के उपयोग आता है। जबकि जो कठोर साबुन होती है, अगर हम साबुन निर्माण की प्रक्रिया में सोडियम लवण का उपयोग करते हैं तो हमें जो साबुन प्राप्त होगा वह होगा कठोर साबुन, और इस कठोर साबुन का उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। तो इस अंतर को हमें याद रखना है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक की एक प्रमुख विशेषता होती है कि यह कठोर जल में शीघ्रता से झाग देता है। तो अपमार्जक क्या होती है? तो अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या फिर सल्फोनेट लवण होती है। इसका निर्माण मानव निर्मित पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के द्वारा की जाती है। हमने देखा कि साबुन का निर्माण उच्च वसीय अम्ल के माध्यम से की जाती है, जबकि अपमार्जक का निर्माण मानव निर्मित पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से की जाती है। एक अन्य अंतर को हमें याद रखना है कि जो साबुन के निर्माण की प्रक्रिया में जो हम वसा यूज करते हैं वह प्राकृतिक होती है, जबकि अपमार्जक के निर्माण की प्रक्रिया में मानव निर्मित पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। और अपमार्जक का उपयोग करने से जो आवेशित सिरा होता है वह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ अघुलनशील पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, और इस प्रकार वह अत्यधिक मात्रा में झाग देकर जो अशुद्धियाँ होती है उसे आसानी से पृथक कर देता है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि जो आवेशित सिरा होता है उसके माध्यम से कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम अणु के साथ अघुलनशील पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, और इसी अघुलनशील पदार्थ निर्माण न करने की प्रक्रिया के माध्यम से ही वह आसानी से झाग देता है और अशुद्धियों को शीघ्रता से अलग करता है। यहाँ पर आप अपमार्जक का उदाहरण देख सकते हैं। सोडियम लारेल सल्फेट वह अपमार्जक के रूप में कार्य करती है। तो परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें याद रखना है कि सोडियम लारेल सल्फेट वह एक अपमार्जक होती है, और इसका सूत्र भी हमें याद रखना है। सूत्र होता है CH3CH2 का होल 11 इंटू SO4 माइनस आयन इंटू Na प्लस आयन। तो फार्मूले को हमें याद रखना है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अपमार्जक का रासायनिक सूत्र क्या होती है, निम्न में से कौन सा अपमार्जक है? तो सोडियम लारेल सल्फेट अपमार्जक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।